वेलकम बैक टू गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि पार्ट सेकंड है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पार्ट 1 पहले ही ऑलरेडी तैयार कर दिया है, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपको इस मृदा परिच्छेदिका में इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ह्यूमस मतलब ये देखिए, ह्यूमस और वनस्पति, ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट सबसे ऊपर दिख रहा है, इसको हम ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा के नाम से जानते हैं। जो कि ग्रीन कलर की देखिए, ह्यूमस और वनस्पति, वनस्पति से साफ जाहिर होता है, जो कि पेड़ पौधों से रिलेटेड वनस्पति कहलाती है। और ये देखिए ग्रीन कलर का दिखाया भी गया है, तो ये है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। सेकंड आ जाता है बालू गाद, क्ले के साथ उप मृदा। ये आ जाती है देखिए बालू गाद। ये देखिए ब्राउन कलर, मिट्टी का कलर कौन सा होता है बेटा? ब्राउन कलर का होता है। और ये आ जाता है अपेक्षित चट्टानी पदार्थ, अपेक्षित चट्टानी पदार्थ। और फोर्थ आ जाता है जनक चट्टाने। देखिए इसमें इसका जैसे कि दिखा रखा है कि इसके 2 हाथ और 2 पैर भी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आप बच्चों को पिक्चर इसलिए ऐसी बना के दिखाएगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। अब हम आज ये पहले मैंने टॉपिक ऑलरेडी करवा दिया था पार्ट 1 में, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए। अभी आ जाते हैं हम, ये देखिए एक डायग्राम बन रखा है जैसे कि मृदा। ये देखिए मृदा के प्रकारों के बारे में, मृदा के बारे में बता रखा है। तो देखिए फर्स्ट पे आ जाता है जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परागम्यता को निर्धारित करती है, ठीक। और सेकंड आ जाता है उच्चता, तुंगता और ढाल, मृदा के संचय को निर्धारित करती है। और थर्ड आ जाता है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और ये फोर्थ हो जाएगा समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। बेटा इन सब बच्चों का मतलब, बच्चों देखिए इन सब का मतलब होता है कि कोई भी मृदा होगी उनके ऊपर वो कैसी है, कैसी दिखती है, कैसा उसका आकार है, वो कितनी अच्छी, उसकी उर्वरता कैसी है। हर मृदा अच्छी नहीं होती, हर मृदा में हर फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो ये वही बता रखा है कि जनक, शैल, उच्चावत, उनकी तुंगता, ढाल, मृदा। देखिए अभी ये देखिए उच्चावत, तुंगता और ढाल मतलब मृदा की जो ढाल है और जो मृदा के संचय को वो निर्धारित करते हैं, मतलब मिट्टी किस तरीके से बच सकती है। उसके बाद है वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, ये दर को प्रभावित करती है। और ये देखा टाइम और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को, वो मतलब मिट्टी कितनी मोटी होगी, मृदा का मतलब होता है बेटा मिट्टी, मिट्टी कितनी मोटी होगी ये निश्चित करता है टाइम और मृदा परिच्छेदिका, ठीक। और यह जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को मतलब ह्यूमस बने कैसे, इसके लिए क्या इफेक्ट, इसके लिए क्या मतलब क्या जरूरी है, उसके लिए जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, ये इसको बनने के लिए, निर्माण मतलब बनना, ह्यूमस को बनाने की दर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, मतलब इफेक्ट करती है। अब ये मृदा निर्माण के कारक, तो देखिए मृदा निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं। ये देखिए मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण मतलब बेटा बनना, जो मिट्टी है उसके बनने के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है, मतलब जो जनक शैल है वो उसका स्वरूप मतलब वो दिखता कैसा है, ठीक। और जलवायविक कारक होते हैं। और मृदा निर्माण के अन्य कारक, और मतलब इसके अलावा और कौन से कारक है, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा गया समय, मतलब कि जो वहाँ की जगह है वो कैसी है, ऊंचाई पे, निचाई पे, ढाल कैसा है उसका, वहाँ पे पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है कैसा है, और उसका जो निर्माण मतलब जो बनने में उसको कितना टाइम लगा है, ये भी इसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न, जाहिर सी बात है अलग अलग जगह पे अलग अलग ही होगी। अब आप चाहे साउथ की साइड जाएंगे, नॉर्थ की साइड जाएंगे, या ईस्ट या वेस्ट किसी भी साइड जाएंगे, हर जगह पे इसका मृदा का जो निर्माण के कारक है वो अलग अलग ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ पे हर जगह पे वनस्पति, पहाड़, नदियाँ सब अलग अलग जगह पाई जाती है, अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ठीक। अब हम इसमें पढ़ेंगे मृदा का जो निम्नीकरण है और संरक्षण के क्या उपाय हैं, ठीक। तो ये देखिए मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। ये बता रहे हैं कि जो मृदा अपरदन है और क्षीणता मृदा के संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, मतलब ये दोनों जो चीज़ें अपरदन और क्षीणता किसके लिए खतरे हैं? मिट्टी के लिए, ठीक।
मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब ये मानवीय और प्राकृतिक मतलब जो इंसान हैंगे और जो प्रकृति चीज़ें होंगी, इन दोनों से ही जो मिट्टी है उसका निम्नीकरण मतलब उसका नुकसान हो सकता है, उसका ह्रास हो सकता है। ठीक बच्चे, अभी आ जाता है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। मतलब कि देखो बेटा, निम्नीकरण मतलब सहायक कारक, मतलब जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है उसको ख़राब करने में, उसको ख़त्म करने में, उसका नुकसान पहुंचाने में क्या क्या चीज़ें मेन आएंगी। तो जैसे कि ये वनोन्मूलन मतलब कि जो आपको ने देखा होगा कि पहले जंगल कितने होते थे, आजकल उसकी कटाई कर दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं, सड़कें बना दी जाती हैं, पुल बना दिए जाते हैं, किसको काट के, वनों को काट के। ठीक, अतिचारण मतलब कि जो पहले वो गाय भैंस इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे चराते हैं, तो क्या होता है वो सारे पेड़ पौधे वहाँ के खा जाते हैं, जिससे मृदा की ह्रास होता है। ठीक, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मतलब कि जो रासायनिक उर्वरक है और अत्यधिक, कुछ मतलब इंसान होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, मनुष्य ही, इनका ज़रूरत से कोई भी चीज़ होगी, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम इस्तेमाल उसको हानि ही पहुंचाता है। और आ जाता है वर्षा, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा आ जाती है तो भी वो उसको नुकसान करती है। भूस्खलन, जैसे कि मान लो कहीं पे बाढ़ आ जाता है या कहीं पे बाढ़ आता है, भूस्खलन आ जाता है, मृदा का खिसक जाना, ये भी एक मुख्य कारण है। अब ये मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ, अब क्या आ जाता है मृदा की संरक्षण मतलब जो मिट्टी है उनको कैसे बचाया जाता है। अब तक तो आपने पढ़ लिया जो मृदा है वो कैसे खराब होती है, उसका नुकसान कैसे होता है, वो खत्म कैसे होती है, लेकिन बचाने का भी जो तरीका होता है तो अब देखिए हमको पढ़ते पहले मल्च बनाना। ठीक, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। देखिए इसका मतलब जो पौधे के बीच अनावृत भूमि मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच की जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, अनावृत मिट्टी, वो जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। मतलब उससे जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे उसको ढक दिया जाता है, जिससे इससे मृदा की जो आर्द्रता है, आर्द्रता रुक जाती है। ठीक, अब ये वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। मतलब ये चौड़े समतल मतलब बेटा बराबर। ठीक, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों मतलब जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत बड़ी होती है, उन जगह से ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, मतलब कि जो फसल है उगाने में आसानी हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। इससे क्या होता है, पृष्ठीय प्रवाह मतलब जो पहला प्रवाह होता है, मतलब पहले पानी बारिश होती है तो मिट्टी का जो पहला प्रवाह है वो बाहर निकल जाता है, और मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कट जाना, खत्म होना, ये सब कम हो जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम समोच्च, ये देखिए समोच्च रेखीय जुताई। देखिए एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। मतलब क्या, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर, मतलब कोई एक पहाड़ है, ठीक, और वहाँ पे क्या है, उसी के समांतर समोच्च रेखाओं के जो बराबर में जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए, जो जुताई है वो ढाल से नीचे जो पानी बह रहा है उसके जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का, जो प्राकृतिक अवरोधक है उसको बनाने में मदद करती है। अब आ जाती है रक्षक मेखलाएँ। ठीक, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, मतलब कौन से प्रदेशों, तटीय और शुष्क प्रदेशों में क्या रोकने के लिए, पवन की गति मतलब पवन को हवा को रोकने, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, इसको ना मतलब एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में लगा दिए जाते हैं। अपने गांव में देखा होगा, एक ही तरफ से देखा होगा कि एक ही तरफ से कई सारे लंबे लंबे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, पेड़ खूब लंबे लंबे एक ही तरफ लगा दिए जाते हैं। ठीक, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ताकि मृदा की जो मतलब मृदा का जो नुकसान है उसको बचाया जा सके। ठीक, ये देखिए आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये है कि वेदिका फार्म जो हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है। ये थोड़ी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही, आप ज़रा ध्यान से अपनी बुक में देख लीजिएगा। और ये वाला देखिए, ये क्या समोच्च रेखीय, देखिए ये इसके बराबर में है ना जुताई, ये देखिए है ना ऐसी। और ये देखिए ये आगे रक्षक मेखला, देखिए सीरियल एकदम बिल्कुल लाइन वाइज लगा दे, देखिए एक के बाद एक पेड़, एक के बाद एक पेड़। ये कौन सी रेखा होती है, रक्षक मेखलाएँ होती है। ठीक, ये क्या करती है, मृदा के अवरोधक को, मृदा आवरण को बचाने में मदद करती है। ठीक, ये है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। ठीक, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए
किसका इस्तेमाल होता है? पत्थरों का, घास का, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक, रोधिकाओं के सामने, मतलब रोधिका उसके एकदम बिल्कुल जस्ट सामने एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक, क्या बनाई जाती है? खाइयाँ। मतलब ये आ जाते हैं हम चट्टान बांध। चट्टान मतलब बांध। ये देखिए, अब देखिए, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? जो मिट्टी की जो पानी है उसका जो प्रवाह है खूब तेजी से जाता है, उसको कम करने के लिए बनाए जाते हैं बांध। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। ये क्या करते हैं? नालियों को बचाने में मदद करते हैं, जो मृदा की जो मिट्टी के जो नुकसान है उसको रोकते हैं। ठीक, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब जो वर्षा का दोहन है, वर्षा खूब मात्रा में हो जाती है तो वो उससे क्या होता है, मिट्टी का नुकसान हो जाता है। तो मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एक साथ कतारों में उगाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने पेड़ के बारे में बताया था, ऐसी फसलें एक साथ लाइन वाइज, कतारों मतलब लाइन वाइज सीरियल में लगाई जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल सही बात है, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना चौथाई? 3/4। ठीक, ये बहुत अच्छी लाइन है जो कि हमेशा आपको लाइफ टाइम में यूज़, अगर आप आगे जियोग्राफी लेते हो तो बहुत काम आएगी। ठीक, इसे याद कर लेना। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो भूपृष्ठ है 3/4 भाग तो जल से ही घिरा हुआ है। लगभग 3.5 अरब वर्ष से पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। मतलब 3.5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? जो जिंदगी है महासागरों में ही, मतलब पनपी थी। हमारी जिंदगी महासागरों से ही शुरू हुई थी। लेकिन आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए। लेकिन अभी देखिए कितना लंबा समय हो गया, अरब साल, बेटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक, तो देखिए, लेकिन आज भी पृथ्वी की जो सतह है वो 2/3 भाग को ढके हुए है। किसने? महासागर ने ढक रखा है। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं।